नमस्कार। आज हम स्टॉक्स टू रिचेस इस बुक में बताए गए बिहेवियरल फाइनेंस के 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये प्रिंसिपल्स आपको इन्वेस्टिंग करते वक्त काम आएंगे। रिपोर्ट्स हमें बताते हैं कि पिछले 20 से 25 साल में स्टॉक मार्केट ने हमें 16% से ज़्यादा कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फिर भी जब हम किसी से स्टॉक मार्केट के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है और स्टॉक मार्केट में उन्हें बहुत लॉस हुआ है। स्टॉक मार्केट ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं फिर भी बहुत कम इन्वेस्टर्स को ही प्रॉफिट हुआ है। हम हमारे बहुत सारे डिसीजंस सिर्फ इमोशनल बेसिस पर लेते हैं। हमारे बिहेवियर और डिसीजंस पर इमोशंस का बहुत कंट्रोल होता है और हमारे इमोशंस लगातार चेंज होते रहते हैं। हमारे डिसीजंस पर इमोशंस कैसे अफेक्ट करते हैं इसे समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें ऑथर के एक दोस्त अपने कलीग के साथ कोचिंग क्लास शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, पर कुछ महीने बाद कुछ स्टूडेंट्स ऑथर के दोस्त को बताते हैं कि उनके कलीग का स्वभाव काफ़ी रूड है और वे बहुत एरोगेंटली बात करते हैं। फिर उन स्टूडेंट्स ने कहा कि या तो आप आपके कलीग को निकाल दो या हम ये क्लास छोड़कर जा रहे हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद ऑथर के दोस्त का वो कलीग बीमार हो जाता है और क्लास में नहीं आ पाता है। तो वो स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस टीचर को क्लास से निकाल दिया गया है। और फिर ऑथर के दोस्त को पता चलता है कि उनके कलीग को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। और जब वे ये खबर उन स्टूडेंट्स को बताते हैं तो उसे सुनकर वो स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और उन्हें उस टीचर के प्रति जो द्वेष था वो अब हमदर्दी में बदल जाता है। वो स्टूडेंट्स उस टीचर से मिलने तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वे ठीक हो जाए और उन्हें पढ़ाने के लिए वापस आ जाए। इस तरह इमोशंस की वजह से उन स्टूडेंट्स की डिसीजन पूरी तरह बदल गई। उन स्टूडेंट्स की इस एक्शन से हमें पता चलता है कि उनकी ये डिसीजन पूरी तरह इमोशन पर बेस्ड थी। हम भी जाने अनजाने में हमारे कई सारे डिसीजंस इमोशनली लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे फायदे में नहीं होते। आजकल हमारे पास किसी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कई बार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है और इस वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तब इमोशनल फैक्टर्स डिसीजन मेकिंग का अहम हिस्सा बन जाते हैं। इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को समझने के 2 फायदे हैं। पहला, आप प्योरली इमोशंस के आधार पर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लोगे। दूसरा, कई बार इन्वेस्टर्स के बिहेवियर की वजह से स्टॉक प्राइसेस में इरेशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स का बिहेवियरल पैटर्न समझने के बाद, यानी इन्वेस्टर्स किसी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं ये पता करने के बाद उसका उपयोग आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने के लिए कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में ग्रीड यानी लालच और फियर यानी डर, इन 2 इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बुल मार्केट चल रहा होता है यानी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट लगातार अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब लोग बहुत ग्रीडी हो जाते हैं और शेयर्स को अग्रेसिवली खरीदने लगते हैं बिना देखे कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। और जब बियर रन चल रहा होता है यानी रिसेशन या मार्केट खराब चल रहा होता है, तब इन्वेस्टर्स फियरफुल बन जाते हैं और शेयर्स को अग्रेसिवली बेचने लगते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को समझते हैं और उसका फ़ायदा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए करते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, I will tell you how to become rich. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. यानी जब सारे इन्वेस्टर्स ग्रीडी बन जाते हैं तब आप फियरफुल बनो और जब सारे इन्वेस्टर्स फियरफुल होते हैं तब आप ग्रीडी बनो। तो उनकी ये इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बिहेवियरल फाइनेंस पर आधारित है। तो अब बिहेवियरल फाइनेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है संक कॉस्ट फालसी। बहुत सी बार लोग उन्हें जो पसंद नहीं वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग मूवी देखने जाते हैं और अगर उन्हें वो मूवी देखने लायक नहीं लगती है फिर भी वे उसे पूरा देखते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने टिकट के पैसे तो दे दिए हैं। कई बार स्टूडेंट्स किसी कोचिंग क्लास की फीस एडवांस में पे कर देते हैं और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि क्लास में कुछ खास नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, फिर भी वे क्लास जाना कंटिन्यू रखते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने क्लास की फीस तो पे कर दी है तो उसे वेस्ट क्यों जाने दें। पर वो ये नहीं देखते कि उस क्लास में जाकर उनकी एनर्जी, टाइम और आने जाने का पैसा वेस्ट हो रहा है और अनप्रोडक्टिव कामों में जा रहा है जिससे उन्हें कुछ वैल्यूएबल सीखने भी नहीं मिल रहा। कई बार लोगों से जब गलती होती है तब वो ये मानते ही नहीं कि उनकी डिसीजन गलत थी और अपनी गलत डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें जो पसंद नहीं वो करते हैं। इसे संक कॉस्ट फालसी कहते हैं। तो लेट्स सी कि स्टॉक मार्केट में संक कॉस्ट फालसी कैसे काम करती है। जब शेयर प्राइस इन्वेस्टर ने खरीदी हुई प्राइस से नीचे चली जाती है तब कुछ इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि जब तक वो स्टॉक्स नहीं बेचेंगे तब तक उन्हें लॉस नहीं होगा और वो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के और शेयर्स खरीदते हैं और अपनी परचेज प्राइस को एवरेज करने की यानी कम करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको उस स्टॉक में वैल्यू दिखती है और उस स्टॉक पर वो कॉन्फिडेंट है तो ठीक है, पर अगर वो बस अपनी पास्ट एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यानी अपनी गलत डिसीजन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो संक कॉस्ट फालसी कही जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट गोल ये होना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सको,
ना कि अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को जस्टिफाई करते रहना। अब अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिसका नाम है लॉस अवर्जन। जब हमें लॉस होता है तब हम और ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी उस लॉस को रिकवर करने के लिए इन्वेस्टर्स और ज़्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि लॉस होने का पेन प्रॉफिट होने की खुशी से 3 गुना ज़्यादा होता है। और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपने डिसीजंस इमोशनली लेते हैं और कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके लिए फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हो सकते हैं। लॉस होने का डर इन्वेस्टर्स को कंजर्वेटिव बनाता है, इसलिए कई सारे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक्स प्रॉफिट में हैं उनमें बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं वो स्टॉक्स लॉस में ना चले जाए। वही लॉस में चल रहे स्टॉक्स को वो होल्ड करके बैठते हैं, इस आशा में कि कभी ना कभी वो स्टॉक्स जिस प्राइस पर उन्होंने उसे खरीदा था उस प्राइस पर आ जाएगा, या उन स्टॉक्स के और ज़्यादा शेयर्स खरीद के वे अपनी परचेस प्राइस को एवरेज करने की कोशिश करते हैं। इससे उनके प्रॉफिट्स छोटे रह जाते हैं और लॉसेस बड़े बनते जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के बाद हम उसके परिणामों की चिंता करते रहते हैं। बेहतर होगा कि आप डिसीजन लेने से पहले ही ये सोचिए कि कोई डिसीजन लेने पर वर्स्ट केस में, यानी खराब से खराब केस में क्या हो सकता है, उस वर्स्ट के लिए आप प्रिपेयर हो या नहीं, और उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिए। इससे आप इमोशंस में आए बिना अपने डिसीजंस ले सकते हो। अगला प्रिंसिपल है डिसीजन पैरालिसिस। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तब कई बार हमें शुरुआत में दिखाए 2-4 कपड़ों में से ही कोई पसंद आ जाता है, पर जब हम और ज़्यादा कपड़े देख लेते हैं तब ज़्यादा चॉइसेस होने के कारण डिसीजन लेना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। चॉइसेस जितनी ज़्यादा होती है डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई दफ़ा इन्वेस्टर्स कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं या डिसीजन को थोड़े टाइम के लिए टाल देते हैं। जब आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो तो वो भी एक डिसीजन ही होती है। अब आखिरी प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिसका नाम है मेंटल ह्यूरिस्टिक्स। एक सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन 2 में से कौन सी लाइन ज़्यादा लंबी है। ओके, तो आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि दोनों भी लाइंस की लेंथ सेम है। पहली बार हमें नीचे की लाइन इसलिए ज़्यादा लंबी लगी क्योंकि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए हमेशा शॉर्टकट लेता है। इसे मेंटल ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, और इस वजह से कई बार इन्वेस्टर्स ज़्यादा सोचे समझे अपने बाय या सेल डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे स्टॉक स्प्लिट और उसके जैसे कई सारे इवेंट्स जिनका कंपनी, इंडस्ट्री या इकोनॉमी पर कोई असर नहीं होता, उन पर अननेसेसरीली ओवर रिएक्ट करते हैं। तो इन 4 प्रिंसिपल्स को इन्वेस्टमेंट करते वक्त ज़रूर ध्यान में रखें। ये चारों प्रिंसिपल्स मिस्टर पराग पारिक की बुक स्टॉक्स टू रिचेस से थे। इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को समझने के लिए आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशनली ना लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।